रामकृपाल सर, सवाल आपसे दो सवाल। एक तो पंजाब, तमिलनाडु और साथ ही तेलंगाना, इन तीन राज्यों में हिंदी को लेकर या भाषाई स्तर पर यह विरोध क्यों दिख रहा है? यह विरोध गुजरात और महाराष्ट्र में क्यों नहीं दिख रहा है, जबकि भाषाई पहचान वहां पर भी है और किसी से कम तो नहीं है अगर कंपेयर किया भी जाए। दूसरा, हिंदी के लिए हीनता कितनी ज्यादा बढ़ रही है क्या? क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में कुछ साइन बोर्ड्स की जो तस्वीरें सामने आई, यकीनन आपने भी देखी होगी, लगातार हम स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को मतलब नहीं है सर कि तेलुगु में लिखा है, द्रविड़ लैंग्वेज में लिखा है, लगातार वो चल रहा है। किसी ने जाके उस पर कालिख नहीं लगाई, किसी ने उसका विरोध नहीं किया, किसी ने आगजनी नहीं की। ये फर्क क्यों दिख रहा है? आयुष जी, इस देश में बहुत पहले से जब ये भाषाई आधार पे कई प्रांतों का गठन हुआ, तब से लेकर के अगर आप देखेंगे तो चुनाव जीतने के कुछ नुस्खे आजमाए जाते हैं जिन पे विवाद करके आप लोगों को लामबंद कर सकें। उसमें कई बार ऐसा रहा है इस देश में कि भाषा धर्म से ऊपर चली जाती है, और ये लोग जानते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंसान के जो सामाजिक सांस्कृतिक जो जीवन है उससे एक जुड़ा हुआ मसला होता है। इसका बहुत दुरुपयोग अतीत में भी किया गया है, लेकिन अब धीरे धीरे जब ये वो ताकतें जो इसका इस्तेमाल करती थी, जब उन ताकतों ने देखा कि 2014 में इस देश की जनता ने भाषाई क्षेत्रीयता, धार्मिकता, इन सब से ऊपर उठ करके वोट दिया, वो तब से थोड़ा सा दबी रह गई। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे जैसे अब ये केंद्र सरकार की जो भाषा नीति रही है, कम से कम मैं इस मामले में प्रशंसा करूंगा कि जितना ज़्यादा क्षेत्रीय भाषाओं का ख्याल वर्तमान सरकार रख रही है और जो सम्मान दे रही है, मुझे नहीं लगता कि इसके पहले कभी ऐसा हुआ था। हर तरह की लैंग्वेज को, और जैसा आपने अभी आयुष जी आपने कहा कि मूल भावना में है कि क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान सबसे पहले है, उसके बाद कोई चीज़ आती है। तो अगर कोई छोटा मोटा बात होती भी तो उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन चूंकि सबको लगता है कि भाषा एक ऐसी चीज़ है कि इसके आधार पर कभी भी एक उभारा जा सकता है, जैसे दक्षिण में अक्सर आप देखिए, जबकि वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप देखिए, कुछ साल पहले तक ये था कि कर्नाटक में बेंगलुरु जैसे है, आज की तारीख में बेंगलुरु कॉस्मोपॉलिटन हो चुका है। वहाँ इतने लोग उत्तर भारत के और सारे लोग गड़बड़ हैं कि आप वहाँ जाइए, देशी भाषा को कोई सब बोलते हैं। तमिलनाडु में भी यही है। लेकिन क्या होता है कि जो नेतृत्व है, जब और किसी मुद्दे पर, जब वो समाज के बाकी मुद्दों पर वो नहीं कोई उसको कैंपेन कर सकता है, नहीं अपनी जनता को संबोधित कर सकता है, तो वो एक भाषा और धर्म का, क्षेत्र का, ये तीन मुद्दे ऐसे होते हैं, इसका सहारा लेता है। शुद्ध रूप से आज जो ये पंजाबी की बात उठी है, गुरमुखी की, ये विशुद्ध रूप से राजनीति है। अभी हमारे आप पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इसमें राजनीति कतई नहीं है। इसमें राजनीति के सिवा और कुछ नहीं है। अच्छी तरह से जानते थे कि इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है, इतना नहीं है केंद्र सरकार जो है वो क्षेत्रीय भाषा का कोई अनादर करेगी, ऐसा नहीं था। लेकिन आपको एक मुद्दा उठाना है, अभी जो दिल्ली में हुआ उसके बाद कुछ न कुछ ऐसा मुद्दा उठाना है जिससे आप, ठीक है सर, एक तरह से जनता को संबोधित करें। कुछ भी आपका है कि वोट की राजनीति। अमृत जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। क्या भाषा को भी पोलराइजेशन के लिए, चुनाव के लिए एक हथियार बनाकर नहीं पेश किया जा रहा है? क्या है ये आखिर? पंजाब में, तमिलनाडु में, ये जो वरिष्ठ तेलंगाना में जी बोल रहे थे, भाषा को चुनावी या इसके लिए, पोलराइजेशन के लिए बिल्कुल इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसको कर कौन रहा है? अगर पंजाबी मदर लैंग्वेज है हमारी, इसको एक्सक्लूड क्यों किया गया? अगर हम सीबीएसई की बात करें, इंपॉर्टेंट इलेक्टिव हमने 5 सब्जेक्ट्स की बात की, तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज है कम्युनिकेशन के लिए, एवरीथिंग के लिए चाहिए, साइंस, सोशल साइंस एंड अदर सब, ये जो सब्जेक्ट है दैट इज, और हिंदी है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। पर मेरी मदर लैंग्वेज जो है पंजाबी है। मैंने 10th में सीबीएसई बोर्ड में हिंदी और पंजाबी में मुझे ऑप्शन मिला था, तो मैंने अपनी मदर लैंग्वेज चूज की थी। तो वहां द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस में वहां पर स्लैश डाल के रीजनल और वोकेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं की गई? अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में
उसमें भी कोई दिक्कत है तो इंग्लिश भी रखिए, आप हिंदी भी रखिए, और रीजनल लैंग्वेज भी उसी कैटेगरी में 5 नहीं 6 सब्जेक्ट्स बनाइए। तो इसको हमारा माई कंट्री, मेरा देश जो है, मेरा संविधान कहता है कि हम विविधताओं से घिरे हैं, हमारी भाषाएं अलग हैं, भूषाएं अलग हैं, भोजन अलग है, रीजन अलग है, तो हर चीज अलग है। देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको हमें रिस्पेक्ट करनी अमृत जी, दो सवाल है। दो सवाल है। पहला सवाल तो ये कि कहाँ कहा गया कि जो भी क्षेत्रीय भाषाएं उनको अधिकार नहीं दिया गया या खत्म कर दिया गया। दूसरा सवाल मेरा आपसे जुड़ा हुआ है, मैं 1968 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी उसमें कंपैरिजन आपको दिखाता हूँ। दोनों जगह 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है जो इस पॉलिसी में लिया गया है। वो आपकी कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही होंगी 68 में, उस दौरान की जो पॉलिसी थी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो था उसी को रिटेन किया गया है। अब दोनों में फ़र्क क्या है ये समझिए। जो 68 की पॉलिसी है उसमें यह है कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट वे रिक्वायर्ड टू टीच हिंदी, इंग्लिश एंड अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, प्रीफरली यानी कि मुख्यतः वो साउथ इंडियन लैंग्वेज हो। फिर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए ये कहा गया था कि लोकल रीजनल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, वहाँ हिंदी कंपल्शन है। यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है कि इस 3 भाषाओं में चॉइस ऑफ स्टेट हो, चॉइस ऑफ रीजन हो और चॉइस ऑफ स्टूडेंट हो। अब बताइए कौन सी पॉलिसी बेहतर है। जो आपने अभी बताया भाषा का, आपने बताया क्षेत्रीय पहचान का मुद्दा, पंजाबी के लिए जिस तरह से आप मुखरता से आप बात रख रही हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बताइए आपकी मुखरता वाली जो पहचान है उस पे 2020 की पॉलिसी ज्यादा बेहतर है, 1968 की पॉलिसी ज्यादा बेहतर है? आयुष जी, मुझे इसमें पॉलिटिक्स नहीं करनी, बट आई वांट कि मैं पॉलिसी लेवल पर आपसे डिबेट कर रहा हूं, मैं पॉलिटिक्स की बात ही नहीं कर रहा, वो तो अलग अलग इशू है, उस पर चर्चा कर लेंगे। मैं पॉलिसी लेवल पर डिफरेंस आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, मैं ये पूछ रहा हूं अमृत जी। मैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इसमें आप हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। रीजनल लैंग्वेज इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, उसको आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से निकाल के ऑप्शंस के साथ। नहीं, the 3 languages learned by the children will be the choice of state, choice of region and of course the student themselves। क्या है, क्या इसका अर्थ क्या है अमृत जी? अमृत जी इसका अर्थ क्या है? मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं आपसे पॉलिटिक्स पर चर्चा ही नहीं कर रहा। मैंने ये नहीं कहा विक्रम जी ने क्या कहा, मैंने ये नहीं कहा महस साहब ने क्या कहा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ रामकृपाल सर क्या कह रहे हैं। मेरे से आप बताइए, 1968 की पॉलिसी को मैंने बताया आपको, हिंदी का कंपल्सन है, इंग्लिश का कंपल्सन है, और यहां की पॉलिसी में बता रहा हूं कि क्या ऑप्शन आपके पास, कितनी लिबर्टी है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आप बताइए इसमें दिक्कत कहां है पॉलिसी में? पॉलिसी लेवल पर बात करिए, फर्क बताइए मुझे। देखिए, मैं पॉलिसी लेवल पे ही बात कर रही हूँ। मैं जो जिस पॉइंट को रेज कर रही हूँ कि उसमें द लैंग्वेज ऑफ पंजाबी की बात नहीं करें, मैं रीजनल लैंग्वेज, अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज है तो अगर हम उसको कैटेगराइज करके चाइनीज के साथ, जापानीज के साथ रखेंगे और पंजाबी, हिंदी, अब पंजाबी